गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखते हैं डियर स्टूडेंट, इन टॉप 15 क्वेश्चन के अंदर आप कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपने आप से देने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कि हम कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दे पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास में इसीलिए रखा हूँ डियर स्टूडेंट, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी एक्यूरेसी लेवल कितना है, यानी कि कितने क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर दे सकता हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लिखा है आधुनिक आवर्त नियम आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु भार पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है भार संख्या पर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम डियर स्टूडेंट परमाणु संख्या पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित थी, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी डियर स्टूडेंट वो परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी डियर स्टूडेंट वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। यदि आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है पूछे तो आपका परमाणु संख्या पर होगा। यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी तो वह परमाणु भार पर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 283, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2821 और ऑप्शन नंबर सी आपका है 2812 और ऑप्शन नंबर सी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 283 होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पारा, ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आपका है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो आपका पारा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका पारा है। पारा को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 86 होता है। तो सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है, पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है, तो पृथ्वी पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो आपका अधातु है वो आपका ब्रोमीन है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, यदि आपसे धातु पूछे यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछे तो आपका पारा होगा, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछे तो आपका ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 35 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट, पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कापर प्लस एशियन, ऑप्शन नंबर बी आपका है कापर प्लस जिंक और ऑप्शन नंबर सी आपका है एल्युमिनियम प्लस कापर
और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो होता है डियर स्टूडेंट वो मिश्र धातु होता है कॉपर और जिंक का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक देख लो। पीतल को कैसे याद कर सकते हो? आप याद कर सकते हो पिताजी से। किससे याद कर सकते हो? पिताजी से। तो पी से आपका पीतल हो जाएगा, ता से ताबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। तो पिताजी के माध्यम से आप पीतल को मिश्र धातु को याद कर सकते हैं। पी से आपका पीतल हो जाएगा, ता से ताबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। यानी कि जो आपका पीतल है ताबा और जिंक का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है नीला, ऑप्शन नंबर बी आपका है पीला, ऑप्शन नंबर सी आपका है लाल और ऑप्शन नंबर डी आपका है काला। तो चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी पर आकाश का जो रंग होता है वो आपका काला दिखाई देता है। यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है लंबाई पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है तापमान पर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ रखा है कि R बराबर क्या होता है? रो L/A होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध R का मान है लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है और जो प्रतिरोध R का मान है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है और जो प्रतिरोध R है वो आपका तापमान पर भी निर्भर कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है ओमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है धारा नियंत्रक। तो एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं वोल्टमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो वोल्टमीटर का उपयोग करने के लिए किसी परिपथ में वोल्टता को मापने के लिए यानी विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। वहीं पर ओमीटर का उपयोग किसी परिपथ में धारा के मान को मापने के लिए करते हैं। ओमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में धारा के मान को मापने के लिए करते हैं और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये आपका किसी भी परिपथ में धारा को डिफाइन करता है, यानी कि किसी परिपथ में धारा है या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परितारिका, ऑप्शन नंबर बी आपका है श्वेत पटल, ऑप्शन नंबर सी आपका है दृष्टि पटल और ऑप्शन नंबर डी आपका है आँख की पुतली। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आँख की पुतली नियंत्रित करती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से त्रिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है HF और Cl, ऑप्शन नंबर बी आपका है FCl और Br और ऑप्शन नंबर सी आपका है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि त्रिक नियम कैसे काम करता है। तो त्रिक नियम के अनुसार ये होता है डियर स्टूडेंट कि आपका पहले और तीसरे तत्व के परमाणु क्रमांक का जो औसत होना चाहिए वह दूसरे वाले तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या बोला? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु क्रमांक का जो औसत आना चाहिए वो दूसरे परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 17 एक 18 और 18/2 करोगे तो 9। 9 किसका परमाणु क्रमांक होता है? फ्लोरीन का। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है त्रिक नियम को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु क्रमांक का औसत दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी आपका है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका है चूना और ऑप्शन नंबर डी आपका है संक्षारण। तो आगरा में ताजमहल का जो रंग है परिवर्तित होने का जो मेन कारण है वो आपका अम्लीय वर्षा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डियर स्टूडेंट, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर सी आपका है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी आपका है हीरा। तो पाचन में मदद करने वाला अम्ल क्या होता है? पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूँ। पहला आप ये बता देना अमीनो अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमीनो अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये बता देना कि हीरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बता देना। और चौथा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अमीनो अम्ल, एसिटिक अम्ल, हीरा और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा हमको भी काम है इसलिए डियर स्टूडेंट आपकी क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।